जय हिंद। स्वागत है आप लोग को आपका अपना MKR क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन में आप लोग देखेंगे विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है, एक दुकानदार 25 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में लाभ प्रतिशत का मान बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 25 वस्तु को बेचना है। चलिए ठीक है, 25 वस्तुओं को बेचने का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग करना है। और इतना वस्तु को बेचने पर लाभ जो होता है, लाभ जो होता है 5 वस्तु के एसपी के बराबर यानी विक्रय मूल्य के बराबर। यदि वस्तु की संख्या के रूप में बेचा जाए जिस दाम में, उसी दाम के रूप में यदि कुछ वस्तु का मान के आधार पे प्रॉफिट हो तो लाभ प्रतिशत जो होता है, तो कहेंगे लाभ प्रतिशत बराबर वस्तु की संख्या 5 गुना 100 बटा वस्तु की कुल संख्या माइनस लाभ वस्तु की संख्या। तो 5 गुना कितना होगा? 100 बटा टोटल कितना अंतर है 20 का, 5 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे तो इस सौदे में जो है टोटल 25% का लाभ हो रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25%। तो पहला प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। प्रत्येक प्रश्न को आप लोग बेहतर रूप से करें। विगत वर्षों में रेलवे द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न है। दूसरा में कहा जा रहा है, एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह इस कार्य को 15 दिन में करता है और फिर अकेले बी शेष कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि उस काम को ए और बी साथ में करता है तो कितना समय लेगा? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, यदि किसी काम को ए जब अकेला करता है, ए जब अकेला करता है तो वह 60 दिन का समय लेता है, 60 दिन का समय लेता है। लेकिन क्या करता है, ए जो है 15 दिन तक काम किया, 15 दिन तक काम किया। तो 15 दिन में कितना काम किया होगा इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। यदि ए अकेला 60 दिन में करता है तो हम लोग कहेंगे एक दिन में जो काम करता होगा ए 1/60 भाग काम करता होगा एक दिन में। तो 15 दिन में ये कितना करेंगे? 1/60 भाग गुना 15, 15 चौके 60। तो 15 दिन में 1/4 भाग ये काम समाप्त कर देंगे। तो शेष काम को देख लेंगे हम लोग कि शेष काम बराबर तब होगा, शेष काम बराबर कुल काम क्या था? 1, कितना काम हुआ? 1/4। तो शेष काम बच गया 3/4। अब जो शेष काम बचता है उसको बी पूरा करते हैं। तो शेष काम को बी जो है प्रश्न के अनुसार 30 दिनों में ये समाप्त करते हैं। यदि बी पूरा काम को करता है, यदि बी पूरा काम करेगा तो समय कितना लगेगा ये ज्ञात कर लेंगे। शेष काम कितना था? 3/4 करने में 30 दिन का समय लिया। तो 3 से काटेंगे तो 10 बार में 10 चौके 40, यानी बी यदि उस काम को करेगा अकेले, बी यदि उस काम को अकेले करेगा तो 40 दिन का समय लगेगा। ए अकेले 60 दिन का समय लेता है, बी अकेले कितना लेगा? 40 दिन का समय। जब ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो उस काम में कितना समय लेंगे? ए अकेले 60 दिन में, बी अकेले 40 दिन में। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कुल काम का मान निकल जाएगा टोटल 120। 60 से भाग देंगे 2 बार में, 4 से भाग देंगे 3 बार में। तो कुल क्षमता कितना हो गया? 5। तो समय बराबर कुल काम 120
क्षमता कितना 3 2 5, इसीलिए 24 दिन का समय लगेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया 24 दिन। तो दूसरा नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी 24 दिन सही आंसर। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, आप अपने स्क्रीन पे तीसरे प्रश्न को देखेंगे कौन से प्रश्न है और इन प्रश्नों को किस तरह हम लोग को कम से कम समयों में सॉल्व करना है। तीसरा में कहा जा रहा है एक समान चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 275 किलोमीटर की दूरी 2.1/2 घंटे में तय करती है। समान चाल से चलते हुए वह रेलगाड़ी 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो इसमें इनका समय निकालना है। एक निश्चित दूरी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक रेलगाड़ी जो है, यह रेलगाड़ी पहला डिस्टेंस दिया है 275 किलोमीटर। यह रेल को यह दूरी चलने में जो है 2.1/2 घंटा का समय लेता है। तो हम लोग देखेंगे रेल की चाल है ना, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय, दूरी कितना है 275, समय कितना होगा 2 दूनी 4 1 5, 2 ऊपर लिख देंगे क्रॉस उलट के, तो 5 से काटेंगे तो कितना बने 25 25 और 25 25, 55 दूनी टोटल 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन का चाल ज्ञात हो गया 110 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि उस ट्रेन को एक अन्य दूरी को तय करना है प्रश्न के अनुसार, जैसे कहा गया 440 किलोमीटर, तो दूरी पता है और क्या पता है स्पीड पता है। तो स्पीड क्या है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें समय क्या लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल यानी डी बटा एस, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना 440 बाय 110 डिवाइड करेंगे तो 4 आवर्स, तो 4 घंटा इस प्रश्न का सही आंसर। तो तीसरा नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए 4 घंटे लगेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर, चौथा में कहा जा रहा है ए की चाल बी की चाल से 20 किलोमीटर अधिक है। ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 घंटे कम समय लगता है। ए की चाल ज्ञात करें। तो इसमें आपको ए का चाल बताना है। तो इस प्रश्न को यदि कम समय में प्रयोग करेंगे, हल करने का यदि कोशिश करेंगे तो विकल्प का सपोर्ट लेंगे तो संभव है। देख लेते हैं क्या ए है और बी है। यहां पे पहले कहा गया चाल के संबंध में, प्रश्न कह रहा है ए की चाल बी की चाल। तो चाल के संबंध में क्या है, ए की चाल बी की चाल से अधिक है। यदि बी का चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा, तो इनके चाल से इनका चाल अधिक है। कितना होगा, तो ए का चाल हो जाएगा x प्लस 20 किलोमीटर पर घंटा। इसके बाद कहता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी, ए को चलना है कितना 300 किलोमीटर का दूरी चलना है। चलिए ठीक। इसके बाद कह रहा है कि बी द्वारा 240 किलोमीटर का, बी द्वारा 240 किलोमीटर का दूरी। चलिए ठीक। कि तय करने में लगने वाला समय 2 घंटा कम समय लेता है। कौन, ए। तो ए जो है इनसे 2 घंटा कम समय लेता है। तो हम लोग देखेंगे समय बराबर क्या होता है। तो ये क्या है, चाल है, और ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये इनका चाल है, इसका डिस्टेंस है। तो यहां पे कर देंगे समय, समय बराबर समय, समय बराबर समय लगा देंगे। समय बराबर समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल यानी डिस्टेंस बाय स्पीड, दूरी बटा चाल। तो दोनों में कर लेंगे तो दोनों का समय कितना अंतर है, तो कहेंगे कि 2 घंटा का अंतर है। चलिए, तो 2 घंटा का अंतर है। इनका चाल समय कम लगा तो इनका समय ज़्यादा लगा होगा। तो तुलना कर देंगे कितना 240 बटा
x माइनस 300 बाय x प्लस 20, x प्लस 20। अब इस समीकरण को हल करके इसका आंसर क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, यदि इस प्रश्न को कम समय में करना चाहेंगे तो अच्छा बेहतर होगा कि कोई विकल्प को लगातार यदि रेगुलेट कर लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो यानी x 20 का मान मानिए 50 है ना, पहला विकल्प को। तो x का मान क्या कहेंगे 30 हो जाएगा। अब रख दीजिए 240 बटा 30, चलिए माइनस 300 बटा यहाँ पे 50। अब दोनों में 2 घंटा का अंतर होना चाहिए। यहाँ से काट लेंगे तो 8 आएगा और यहाँ से काट लेंगे तो 6, यानी 8 माइनस 6 बराबर 2, जो RHS बराबर LHS हो गया। तो मेरा विकल्प मानना भी सही रहा पहला, यानी ए का चाल जो होगा इसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न क्या हो रहा है? अगला प्रश्न 5वां नंबर आपके स्क्रीन पे है। आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे 5वें नंबर प्रश्न में कौन सी प्रश्न है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिस प्रश्न को हम लोग विकल्प से करते हैं तो कम समय में हल हो जाता है, यदि उसको लॉन्ग में करेंगे तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए अगले प्रश्न क्या आते हैं। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए किसी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 8500 रुपया में नियुक्त किया जाता है, लेकिन कुछ दिनों तक उनकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6050 रुपया का भुगतान किया जाता है। वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहा? तो ये प्रश्न में क्या है, आपको विकल्प का सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें समय भी दिया गया नहीं है, कितने समय के लिए काम दिया गया, कितने समय उपस्थित रहे। तो इस डाटा में सबसे पहले टारगेट जो दिया गया है कुल कितने पैसे के लिए, है ना। तो कुल जो दिया गया देख लेंगे 8500 रुपये में ये काम दिया गया, और उन्होंने अब्सेंट मारा है, कुछ टाइम क्या है अब्सेंट मारा यानी अनुपस्थिति रहे, तो उनके बाद इनको जो पैसा मिला है 750 रुपया का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पैसे में अंतर देख लेंगे कि कितना अब्सेंटी इसको काटा गया है ना। तो इनके कितने अब्सेंटी काटा गया, तो अब्सेंटी अंतर करेंगे कितना होगा 2450 रुपया का अब्सेंटी काटा गया। तो इस प्रश्न में ये पता नहीं चल पाएगा कि कितने दिन का काम था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके विकल्प को ले लेंगे, सारे विकल्प को ले लेंगे A, B, C और D। तो एक विकल्प 49 हो गया, ठीक, दूसरा 42 हो गया, तीसरा विकल्प दिया है 44, ठीक, चौथा दिया है कितना 45। अब हमको देखना है कि कौन सा विकल्प इसका सही हो सकता है ना। और आंसर हो सकता है, लेकिन ये विकल्प में से ही ढूंढना है आपको। तो ये संख्या जो है 7 से विभाजित है ना। तो 7 से विभाजित है। अब 7 से विभाजित कौन कौन विकल्प है देख लेंगे। तो ये तो 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा, और ये कटता है। तो अब देखेंगे 49 से पूर्ण कटता है या 42 से पूर्ण कटता है। जिससे पूर्णता विभाजित हो जाएगा वही विकल्प इनका सही होगा। 2450 बटा 49 और 2450 बटा 42। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से काटेंगे तो 350 बार में, 7 से 6 बार में। अब 350 6 से पूर्णता नहीं कटेगा, तो इनका भी ये 42 गलत हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे 350 7 से और 7 से 7 बार में, 7 से कितना 50 बार में, यानी ये पूर्णता कट गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा 49। तो इस प्रश्न का सही आंसर विकल्प नंबर ए होगा। तो ये प्रश्न वैकल्पिक प्रश्न था, जिसके लिए विकल्प का सपोर्ट यानी उसके साथ कैलकुलेशन करना अनिवार्य होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे। अगला प्रश्न आपका 6ठा नंबर स्क्रीन पे है। 6ठा में कहा जा रहा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर वह राशि यानी यह राशि कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। ये प्रश्न देखिए एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।
लगता है कि ये सेशन जब रेलवे का सेशन शुरू कर रहे हैं तो ये तीसरा बार इस प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं कि हर सेट में देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न इस प्रकार से मिल ही जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक समय दिया गया है जो कहा गया कि 4 वर्ष का समय लगता है कोई धन में, और इस बीच में जो है वह राशि 3 गुनी होती है। ठीक है, तो यह पूछता है आपसे कि कितना गुनी, जैसे 9 गुनी पूछा कि 9 गुनी वही राशि कितना समय में होगा। तो कई बार इसका सूत्र बताए हैं आपको कि यदि t वर्ष में कोई धन n गुनी, n के पावर m गुनी होने में लगा समय बराबर t इंटू एम, टी इंटू एम, यानी t गुना m के बराबर में होता है। इसको भी कर दीजिए, बदल दीजिए, 3 के पावर 2, 3 तिया 9, तो ये मान लीजिए t, ये मान लीजिए n, ये मान लीजिए n के पावर m। ठीक है, तो m का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, t इंटू एम, यानी t का मान 4 और m का मान 2, टोटल 8 वर्ष का समय। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, 8। बहुत ज़्यादा बार प्रश्न पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, 7वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कौन सी प्रश्न है। 7वें में कहा जा रहा है यदि x + 1, x + 12, 2x + 3 और 3x + 5 का माध्य 21 है तो x का मान ज्ञात करें। इसमें x का मान बताना, जैसे संख्या के रूप में दिया है क्या क्या चीज, x + 1 दिया है, चलिए ठीक, और अगला दिया x + 12, चलिए ठीक, अगला दिया है 2x + 3, चलिए ठीक, अगला दिया है 3x + 5, और इन सब का माध्य है ना। हालांकि माध्य का मान जो होता है औसत के रूप में होता है, तो सीधे हम लोग समझेंगे, यानी औसत दिया है, औसत कितना दिया है, 21 दिया है। अच्छा, औसत का मतलब क्या होता है, यानी माध्य का मतलब क्या होता है, इसका क्या फार्मूला, क्या नियम है। कहा जाता है या होगा प्रेक्षणों की योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, बस इसका मान आप लोग रख दीजिएगा जो फार्मूला कह रहा है कि कुल प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या जो माध्य के बराबर में होता है। तो प्रेक्षण का योग देख लेंगे कि ये सारे को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे x है 2x है और 2 2 4x और 4 3 7x, चलिए ठीक। इसके बाद जोड़ेंगे 1 और 3 4 और 9 5 9 और 9 और 12, टोटल 21 है ना, 21 बटा प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4, अब बराबर में कितना है, माध्य 21, चलिए हो गया। अब क्रॉस कर दीजिए 7x + 20, अब बराबर 21 गुना 4 कितना हो गया, 84 हो गया, ये 21 होगा। 7x बराबर 21 घटा दीजिए 36, 7 9 63, x का मान 9 हो गया। और ये क्या पूछता है, x का मान ही पूछता है, तो x का मान इसका 9 सही आंसर है। तो 7वें नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। आठवां में कहा जा रहा है कि 14 आदमी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। यदि 21 आदमी कार्यरत हैं तो उस कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। इसमें आवश्यक समय ज्ञात करना है। तो 14 आदमी, चलिए 14 आदमी कोई काम को 18 दिन में करता है, तो इस तरह हम लोग देखेंगे कि एक आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा, कहेंगे 14 गुना 18। यदि एक आदमी पूरे काम को जो समय लेता है, एक आदमी पूरे काम करने में जितना भी समय लेता है, जो आंकड़ा ज्ञात होता है वह टोटल कुल काम के बराबर ही अंक को हम लोग मानेंगे। तो कह सकते हैं कि एक आदमी द्वारा लिया गया समय बराबर कुल काम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 21 आदमी, यदि इसी काम को करने में 21 आदमी लगाना है, 21 आदमी लगाना है, तो 21 आदमी द्वारा लिया समय हो जाएगा 14 गुना 18 बटा
21। 7 से 2 बार में, 7 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे 12 दिन का समय लगेगा। तो 8वां नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर डी, 12 दिन। तो चलिए 9वें नंबर प्रश्न में आते हैं। 9वें नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे। 9वां में कहा जा रहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी देखिए लगातार पूछा जा रहा है कि 8 क्रमागत संबंध में 8 क्रमागत दिया है यहाँ पे, क्रमागत। तो क्रमागत संख्या का मतलब होता है कि पहला संख्या यदि x मानिएगा तो दूसरा संख्या होगा x + 1, है ना। तो इस प्रकार से संख्या बढ़ते जाएंगे क्रमागत में। चलिए तीसरा संख्या हो जाएगा x + 2, इसके बाद चौथा संख्या होगा x + 3, इसके बाद पांचवा संख्या x + 4, इसके बाद छठा संख्या x + 5, इसके बाद सातवां संख्या x + 6, एक अंतिम हो जाएगा 8वां संख्या x + 7। और इनका क्या दिया है? औसत। तो औसत बराबर होता है, लगा दीजिए, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या तो योग हम लोग कर लेंगे कि x की संख्या कितना, यदि 8 संख्याओं में होंगे तो x कितना होगा? 8x होगा। ये तो काउंटिंग तो है ही। अब हम लोग देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्या है। तो 1 से लेकर 7 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? एक सूत्र होता है ना, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2, जहाँ n होता है अंतिम संख्या, यानी n अंतिम संख्या 7 और 7 + 1 8/2 कितना हो गया? 4 और 7 चौक कितना हो गया? 28। तो प्लस करेंगे 28, संख्या कितना है? 8, और औसत कितना दिया प्रश्न में? टोटल 10.5। चलिए हो गया 8x + 28, इसको गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40 और 8 टोटल कितना हो गया? 84। 8x बराबर 84 - 28, तो इसका अंतर हो जाएगा टोटल 6, और 7 में 2 जाएगा तो 5। तो यहाँ से 8 से काटेंगे तो 8 × 7 = 56, यानी x का मान कितना हो गया? 7 हो गया। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आपसे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? x + 7 होगा। बड़ी संख्या x + 7 होगा। x का मान भी ज्ञात हो गया 7 अब +7, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर सबसे बड़ी संख्या 14, विकल्प नंबर तीसरे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 10वां नंबर आपके स्क्रीन पे है, जो आज के लिए अंतिम प्रश्न है। 10वें नंबर प्रश्न को आप लोग देखेंगे। यदि आप लोग नए हैं या आपको चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक। 10वें में कहा रहा है, चीनी के मूल्य में 15% छूट के बाद अरुण राय 272 रुपया में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदती है। प्रति किलोग्राम चीनी का घाटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो यहाँ पे कहा कि चीनी के मूल्य में 15% का छूट। हम लोग देखिए क्या करेंगे, एक शॉर्ट तरीका से इसको हल करते हैं। तो चीनी का मानते हैं कि रेट जो है 100% मान लेते हैं। तो 100% मान लेते हैं, यदि कमेगा 15% तो कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। तो कमी हुआ, कमी क्या हुआ? 15% कमी हुआ। कितना में? 100 में 15 कमी हुआ, यानी फ्रैक्शन मेरा क्या होगा? 3/20, है ना। कमी भिन्न हो गया 3/20। अब क्या है कि टोटल टारगेट है कि 272 रुपया में अधिक कितना आता है? अधिक या कम जो होता है उसको दो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में अधिक कम दोनों होता है। यहाँ पे जो भी दिया गया है प्रश्न में, यहाँ पे अधिक दिया गया है तो अधिक ले लें कितना? 6 किलोग्राम। तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार से
प्रति किलोग्राम घटा हुआ मिल, प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल हो जाएगा 272/6 गुना, मेरा कमी फ्रैक्शन से आप गुना कर दीजिएगा, एकदम कम समय में शॉर्ट तरीका से हल हो जाएगा। तो 3 से काटिएगा तो यहाँ पे 2 बार में 2 दूनी 4, 4 से काटिएगा तो 68 बार में, और यहाँ से 10 एग्जिट कर लिए थे, 68/10 यानी 6.8 रुपया पर किलोग्राम, 6.8 रुपया प्रति किलोग्राम इसमें दाम घट रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है? 10वें नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी 6.80। जीरो आप लगा सकते हैं दशमलव के बाद, जिसका कोई मान नहीं होता है। तो चलिए आज के सेशन में आप लोग देखें कि विगत वर्षों में रेलवे द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा रहा है, और इसी नीति के तहत आने वाले एग्जाम में आप लोग अपना तैयारी का जो है प्रोसेस बढ़ाएंगे, जो अपना नीति है इसी के आधार पे आप लोग तय करेंगे। यदि आप लोग को ये चैनल या सेशन पसंद आता है तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर कीजिए।